कि बच्चों में ऑटिज़म का बहुत ज़्यादा इशू है, स्क्रीन टाइम है, व्हाटएवर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ऑटिज़म है क्या, क्या वजूहत हैं इसकी? बच्चों में चूँकि ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, वो एबनॉर्मली जब करता है तो उसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या डिजीज़ कहते हैं। पहली अलामात आती हैं वो ये है कि बच्चा या तो बात करना नहीं शुरू करता या कुछ लफ्ज़ बोलना शुरू करता है, फिर वो बात करनी छोड़ देता है। आई कांटेक्ट नहीं है, फोकस नहीं है, टेंट्रम्स हैं। कौन सा ट्रीटमेंट है जो किया जाए और बच्चे ठीक हो जाए? थेरेपी या फिर वैक्सीन जो है, कितने % चांसेस होते हैं? वैक्सीन तो हम मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं, मीज़ल्स है, मम्स है, रुबेला है, आपकी उनके लिए देती है। जो थेरेपीज़ हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? बिहेवियरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू QS हेल्थ पॉडकास्ट विद योर होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, बच्चों बड़ों में इसकी क्या अलामात होती हैं और इसके अर्ली साइंस क्या होते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शहजाद अनवर साहब, जो कि इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सादिया। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ जो है उसको इम्प्रूव कर दूं, अगर आप इजाज़त दें, कि इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन तो मेरी एक स्पेशलिटी है। इसके साथ साथ मेरी जो दूसरी स्पेशलिटी है वो रीजनरेटिव मेडिसिन है। ठीक है। तो ये जो ऑटिज़म वाला काम है इसको हम रीजनरेटिव मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, जिसमें स्टेम सेल, PRP, प्रोलोथेरेपी, फोटो बायोमोड्यूलेशन है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा तारुफ जी ज़रूर। इसलिए ये है कि देखने वालों को भी पता चल गया है। सर, हम अक्सर ऑटिज़म देखते हैं, बच्चों में भी पाया जाता है, बड़ों में भी, लेकिन बड़ों में शायद हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब भी डॉक्टर के पास जाएँ तो अमूमन आपने देखा है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा रश होता है, कि बच्चों में ऑटिज़म का बहुत ज़्यादा इशू है, स्क्रीन टाइम है, व्हाटएवर बहुत सारे इशूज़ हैं। ऑटिज़म है क्या, क्या वजूहत हैं इसकी? देखें जी, ऑटिज़म एक बढ़ते हुए दिमाग की, बच्चों का दिमाग तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसीज़ है। ठीक है। बड़ों में जो बीमारियां होती हैं जैसे पार्किंसंस है, अल्जाइमर है, उसको हम न्यूरो डीजनरेटिव कहते हैं, कि जो ब्रेन है वो डीजनरेट कर रहा होता है। बच्चों में चूँकि ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, वो एबनॉर्मली जब करता है तो उसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या डिजीज़ कहते हैं। इस वक्त दुनिया में बच्चों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ जो है वो ऑटिज़म है। ठीक है। ऑटिज़म जो है ये एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम आप समझेंगे जिसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम अलामात की बात करें, बच्चे में जो सबसे पहली अलामात आती हैं वो ये है कि बच्चा या तो बात करना नहीं शुरू करता या कुछ लफ्ज़ बोलना शुरू करता है, फिर वो बात करनी छोड़ देता है। एक चीज़, कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है। आई कांटेक्ट नहीं है, फोकस नहीं है, टेंट्रम्स हैं, ज़िद्दीपन है, सेंसरी चीज़ें हैं, हरकत हैं, उछल कूद है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये होता क्यों है? ठीक है। ऑटिज़म जो है, आज तक हम किसी एक चीज़ को लेबल नहीं कर पाए कि जी इस वजह से होता है। मुख्तलिफ़ हाइपोथेसिस हैं, जिसमें सबसे कॉमनली जो एक्सपेक्टेड जो थेरी या हाइपोथेसिस है वो ये है कि चूँकि हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि पिछले 15, 20, 30 साल में ऑटिज़म का इंसिडेंस मल्टीप्लाई हुआ है। सिर्फ बड़ा नहीं है, मल्टीफोल्ड, कई गुना हो गया। एक तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बेहतर हो गया, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में जंक फूड प्रेगनेंसी के दौरान, हमारे यहाँ तो शायद कम है, लेकिन यूरोप और दूसरे मुल्कों में सिगरेट नोशी, स्मोकिंग प्रेगनेंसी में, अल्कोहल इंटेक, माँ का बीमार होना, कोई वायरल इन्फेक्शन, इन चीज़ों के साथ ताल्लुक़ है। जेनेटिक भी प्रीडिस्पोजिशन है कि अगर एक फैमिली में एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चे में आने का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, तो जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। अगर बाप की उम्र एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब बच्चा कंसीव किया माँ ने, 35 साल से ज़्यादा है तो उसमें भी इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। इनसे ज़्यादा जो कॉमन कॉजेज़ हैं जिनके साथ हम पाकिस्तान जैसे ममालिक में रिलेट करते हैं, वो ये है कि अगर बच्चे को 1 से 1.5 साल की उम्र में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, कि ज़ुबान पे कोई छाले बने, कुछ इस तरह की चीज़ हुई, उससे ब्रेन डैमेज हो सकता है। एक हाइपोथेसिस, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये भी है
कि जो 16 से 18 माह 24 माह तक जो वैक्सीन्स लगती हैं, चूँकि पाकिस्तान में वो वैक्सीन्स आती हैं जिसमें केमिकल थायोमर्सल होता है जो कि डेवस्टेट करता है, नुकसानदेह है। यही जो वैक्सीन जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती हैं तो वहाँ पे वो थायोमर्सल नहीं होता। ठीक है। तो ये आप फ़र्क देख लें कि हमारे पास खौफनाक वाली चीज़ आ रही है, खुद वो सेफ़ चीज़ें इस्तेमाल कर। तो वैक्सीन के बाद भी टिपिकली जब हम पूछते हैं तो एक बहुत सारी माएँ फादर बताते हैं कि वैक्सीन के बाद बुखार हुआ 4-5 दिन, उसके बाद बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना, आई कांटेक्ट करना छोड़ दिया। और सबसे खौफनाक चीज़ जो कोविड के दरमियान हुई वो ये हुआ कि जी होम स्कूलिंग हो गई, बच्चों को स्क्रीन टाइम बढ़ गए, माएँ खुद बिज़ी हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं या ठीक है, उन्होंने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए। यकीन करें हर बच्चा जो ऑटिज़म के साथ हमारे पास आता है, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हर बच्चे का स्क्रीन टाइम घंटों के हिसाब से कि जी हम इसको राइम्स लगा देते हैं, हम इसको नातें लगा देते हैं। नहीं, ये जो मोबाइल की ब्लू लाइट है ये आईज़, ब्रेन, हर चीज़ को ख़तरनाक तरीके से तबाह करती है। तो स्क्रीन टाइम, वैक्सीनेशन जिसमें थायोमर्सल है, जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, केमिकल पोल्यूशन, मुख्तलिफ टॉक्सिन्स हैं जिनके लिए, तो ये सारी चीज़ें चूँकि फ़ज़ा में ट्रैफिक इसकी वजह से, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के इस वजह से ऑटिज़म बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि वैक्सीन, और ये मैं पूछने भी लगी थी कि हम अमूमन देखते हैं कि जब बच्चे को लेकर जाते हैं तो या वो थेरेपी रिकमेंड करते हैं या वैक्सीन करते हैं। अभी आपने बताया कि वैक्सीन जो है वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं है, तो ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जो किया जाए और बच्चे ठीक हो जाए, थेरेपी या फिर वैक्सीन जो है, कितने % चांसेस होते हैं? देखिए, वैक्सीन ऑटिज़म के लिए तो नहीं है। वैक्सीन तो हम मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं, मीज़ल्स है, मम्स है, रुबेला है, आपकी उनके लिए देते हैं, पोलियो वगैरह के लिए। इसके लिए उससे पहले मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जी ऑटिज़म वाले बच्चे में और नॉर्मल बच्चे में फ़र्क क्यों आता है। जी जी ज़रूर। तो ये जो नॉर्मल जो हमारा ब्रेन है ये और तरह से काम कर रहा होता है, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनका जो ब्रेन है वो डिफरेंट तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, और ख़ासकर बॉडी के कुछ हिस्से जिसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, जो एग्जेक्टिव डिसीजन कि हम जो बात कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, आई कांटेक्ट है, जो हम प्लान करते हैं या चीज़ों को एज ए होल देखते हैं, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का है। तो ये बच्चे ये काम नहीं कर पा रहे होते, तो उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑटिस्टिक बच्चों का वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता। इस तरह उनका जो सेरिबेलम छोटा दिमाग है उसके प्रोसेस में इशू है, एमिगडला, और ये मतलब ब्रेन के 4-5 हिस्से हैं, जैसे उनको काम करना चाहिए वो उस तरह से काम नहीं कर रहा होता। ये काम क्यों नहीं कर रहा होता? इस वजह से कि उसमें सेलुलर या जो खुलिये हैं वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे होते। और खुलिया की अगर हम बात करें, खुलिया अकाई है जो पूरा टिश्यू ऑर्गन बनाता है, फिर इंसान बनता है, उसके अंदर जो असल कारखाना या जो एनर्जी स्टोर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सेल काम करता है, सेल काम करेंगे, मिलके करेंगे तो टिश्यू बॉडी काम करती है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, तो असल कॉज जो है ऑटिज़म में ये ब्रेन सेल्स का माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है। दूसरी आपने बात की सादिया कि जी थेरेपीज़ का, इनकी आउटकम डायग्नोज करना वैक्सीन का, ये मिथ भी बनी हुई है मुझे इसके हवाले से भी और देखने वालों को भी, क्योंकि बच्चों के हवाले से बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। तो इज़ इट ट्रू कि वैक्सीन जो है आपने जैसे कहा कि नहीं है, तो इसको डायग्नोज हम थेरेपी के ज़रिए ही कर सकते हैं? जी, इसकी जो पूरी इवैल्यूएशन है ये साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, वो ट्रेंड हैं, इसका पूरा एक DSM-5 क्राइटेरिया है, डिफरेंट स्कोरिंग है, कार्स, पेरेंटल्स रिपोर्ट, तो वो एक पूरा एक क्राइटेरिया है जिसमें वो 2-3 घंटे लगा के बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं और फिर डायग्नोज करते हैं कि जी इसमें माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट प्लान होती है। अगर हम कन्वेंशनली बात करें इसके लिए जो थेरेपीज़ हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? बिहेवियरल थेरेपी है कि साइकोलॉजिस्ट के साथ 1-to-1 सेशंस होते हैं, इसकी ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग होती है,
ABA जो दुनिया में सबसे ज़्यादा की जाने और वाली सर ये अप्रोच कितने है। महीने का ट्रीटमेंट होता है और कितनी एज से स्टार्ट हो जाता है बच्चों में? अभी तो आपने बताया ना कि 14 माह के बच्चे, फिर आगे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है तो कितनी एज से स्टार्ट हो जाता है और कितनी एज तक जाता है? इसमें भी एक बहुत बड़ी हमारी सोसाइटी में मिथ है कि बड़े बूढ़े बच्चे जो माएँ आके या बाप आके हिस्ट्री देते हैं कि जी हम तो चाह रहे थे बहुत पहले आ जाएं, लेकिन जी साढ़े अम्मी अब्बू कहते सन कुछ बच्चे लेट बोलते हैं। हाँ जी, तो अभी तक है। तो काइंडली इससे बाहर निकलना है। अगर आपका बच्चा नॉर्मली बच्चे को 12 से 15 माह के दरमियान बोलना चाहिए। ठीक है। 18 महीने का बच्चा तो 2-2, 3-3 लफ्ज़ के सेंटेंस, मामा आओ दूध दें, इस तरह के लफ्ज़ बोल रहा होता है। अगर आपके बच्चे में डिले आ रहा है बोलने में, वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, वो रेस्टलेस है, वो दूसरे बच्चों के साथ मिक्स होके नहीं खेल रहा, तो इसको इग्नोर नहीं करें। क्योंकि किसी भी बीमारी की तरह ऑटिज़म भी वो बीमारी है जिसको हम जितनी जल्दी तशख़ीस और इसका इलाज शुरू करेंगे उतने बेहतर आउटकम्स आएंगे। ठीक है। अगर अब मैं 2 ट्रीटमेंट्स के बारे में सिर्फ कंपेयर कर दूं, 2 मिनट लूँगा, कि नॉर्मली जो थेरेपीज़ हैं, स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है, इसमें हम सिर्फ सिम्टम्स को मास्क कर रहे हैं। ठीक है। कि बच्चे को बोलना सिखा रहे हैं, और जो असल रूट कॉज है ब्रेन के सेल के या माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा था। तो बच्चे साल हर साल स्कूल जाते हैं, इदारों में जाते हैं, बेहतरी आती है, फिर छुट्टियां आई, गैप आया, वापस चले जाते हैं। अब मेडिकल साइंस ने इतनी इवॉल्व, इतनी तरक्की कर ली है कि रीजनरेटिव मेडिसिन, जो मैंने कहा कि मेरी दूसरी स्पेशलाइजेशन है, उसमें हम जो असल रूट कॉज है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, सेलुलर डिसफंक्शन, ऑटिज़म की जो कॉज है, उनको ना सिर्फ ये कि हम एड्रेस कर सकते हैं बल्कि रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो रीजनरेटिव मेडिसिन है, जिसमें PRP, एक्सोसोम्स, ऑटोलोगस स्टेम सेल थेरेपी, इससे इस वक्त दुनिया में ऑटिज़म पे सबसे ज़्यादा काम अल्लाह की रहमत में रीजनरेटिव मेडिसिन के थ्रू पाकिस्तान में हो रहा है। और हमने पिछले 3 साल में इंटरनेशनली इतना पेपर पब्लिश किया है विद एविडेंस। जैसे अभी आप पूछ रही थी कि जी कैसी आउटकम्स हैं, तो ट्रस्ट मी, वी डोंट सी फेलियर्स। हर बच्चा इम्प्रूव करता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर वही बात है कि जितनी जल्दी आप बच्चे में कोई ऐसी चीज़ देखें, उसको एड्रेस करें और फ़ौरन उसका ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी बताइएगा, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और मिथ भी बनी होती है। अब जैसे हमने बच्चों की बात की है, बड़ों में भी ऑटिज़म का इशू आ जाता है। सोशल अवेयरनेस किस हद तक ज़रूरी है? हालांकि अभी हम जिस दौर में, जिस जनरेशन में जी रहे हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पेरेंट्स इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। सोशल अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है अगर बड़ों में भी ऑटिज़म का इशू आ गया? देखिए, ऑटिज़म और कैसे इसको ट्रीट करें? सादिया, ऑटिज़म का टिपिकल ऑनसेट जो है वो अर्ली ग्रोइंग ब्रेन में होता है। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हम उनको एडल्ट ऑटिस्टिक पेशेंट्स कहते हैं। और जवानी में आके ऑटिज़म नहीं होता। ये बच्चे ही जब बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये जानलेवा मर्ज नहीं है कि उनकी हरकतें थोड़ी अब नॉर्मल होती हैं, बोलते नहीं हैं। और यकीन करें, जिस फैमिली में ऑटिस्टिक बच्चा होता है, वो वालिदैन किसी रेस्टोरेंट पे नहीं जा सकते, किसी फैमिली फंक्शन पे नहीं जा सकते, किसी शादी सालगिरह पे नहीं वो बच्चा इतना काबू से बाहर हो जाता है। तो इसके लिए अवेयरनेस किसी भी और बीमारी से ज़्यादा ज़रूरी। जैसे कैंसर जैसा मूजी मर्ज़ है, कैंसर तो अल्टीमेटली मरीज़ को मार देता है। ठीक है। ये उससे भी ज़्यादा खौफनाक है कि ये मारता भी नहीं है, और फैमिलीज़ को, जिन पेरेंट्स जो जिस फैमिली में है, उनको अंदाज़ा है कि अगर उनका बच्चा 20-22 साल का हो गया है और वो पेशाब पखाना खुद नहीं कर सकता, कपड़े नहीं चेंज कर सकता, कैसा बड़ा टॉर्चर है पेरेंट्स के लिए। उन पेरेंट्स की कोई सोशल लाइफ नहीं है। तो हमें इस पे पूरा, आपको एज मीडिया पर्सन, फाउंडेशन और हमारे दोस्तों को बाकायदा हमें अवेयर करना है कि अगर आपका बच्चा टाइम पे नहीं बोल रहा, वो आइसोलेटेड रहता है, वो एक ही तरह की हरकतें बार बार करता है, उछल कूद करता है, किसी बात नहीं सुनता, अपने आप में रहता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना। ये नहीं सुनना किसी बड़े बूढ़े जिनको इल्म नहीं है मेडिकल साइंस का,
कि जी ये ठीक हो जाएगा, नहीं। अल्लाह का और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हम इलाज करें, शिफा अल्लाह ने देनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की है। लास्ट में एक मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी आपने बताया है कि बच्चा 2 साल या 3 साल की उम्र में, क्या इस सिचुएशन में बच्चा किसी की गोद में भी जा सकता है? कोई भी अगर आपको दिखाई दे, उसको मम्मा पापा कह दे या किसी की भी गोद में चला जाए, बोलता नहीं है? डेफिनेटली मम्मा पापा तो वो बच्चे बोलते ही नहीं है ना, पेरेंट्स को तो पहचानते हैं, हाँ, लेकिन किसी की भी गोद में चले तो वो जाना। कोई भी उसको वर्गला के, कोई भी उसको उठा के वो बच्चे को बिजी करके किसी भी चीज़ में, मोबाइल में या कोई ऐसी चीज़। हाँ, एक चीज़ जो मैं मिस कर गया, मैं माँओं से ख़ासकर ये हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़ीरो करें। उनको बड़ी स्क्रीन पे, एलईडी पे, एलसीडी पे आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा आप उनको राइम्स, कोई कार्टून ज़रूर दिखाएं, लेकिन उनके हाथ में मोबाइल पढ़ाई के लिए, राइम्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मत दें। ये उनकी ज़िंदगी और आपकी ख़ानदान की ज़िंदगी को तबाह कर देगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।